Hello everybody, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फेडरलिज्म एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर व्हाट इज़ फेडरलिज्म. फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द फेडरलिज्म. फेडरलिज्म होता क्या है, और फेडरलिज्म से पहले हम आपको आपका चैप्टर फर्स्ट रिकॉल करवाते हैं. चैप्टर फर्स्ट में आपने 2 केस स्टडीज़ पढ़ी थी, बेल्जियम एंड श्रीलंका की. तो बेल्जियम और श्रीलंका में आपने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर क्या था, यूनिटरी गवर्नमेंट थी, लेकिन बेल्जियम ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी यूनिटरी गवर्नमेंट को फेडरल सिस्टम में चेंज कर दिया था, लेकिन श्रीलंका ने चेंज नहीं किया था, जिससे वहाँ पर सिविल वार होता रहा था. तो फेडरलिज्म में क्या है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि फेडरलिज्म में वायलेंस के चांसेस कम हो जाते हैं. इससे पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई कोई भी झगड़े हों या कोई भी टेंशन क्रिएट हो, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं. तो यहाँ पर यही बात बता रखी स्टार्टिंग में कि बेल्जियम और श्रीलंका जो है लास्ट चैप्टर में हमने केस स्टडी की थी, और उस चैप्टर में हमने ये भी किया है कि बेल्जियम के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे. कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किया गया था, और 4 टाइम बदलाव के बाद, अमेंडमेंट के बाद वहाँ पर कुछ रूल्स, नए रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए थे. उसके अकॉर्डिंग वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर्स टू द रीजनल गवर्नमेंट. कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की कम कर दी गई थी, और वे पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कम की गई थी उन पावर्स को रीजनल और द स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया था. कहाँ की बात कर रहे हैं हम, बेल्जियम की, जो एक यूरोपियन कंट्री है. और रीजनल गवर्नमेंट बेल्जियम में पहले भी थी, कि मतलब ये है कि वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही थी वहाँ पर. लेकिन क्या था कि जब वहाँ पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवार्ड आंसरेबल थी. उसको कोई भी काम करना होता था वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकती थी. तो इसका मतलब क्या था कि भाई यूनिट्स तो अलग अलग थी, लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करना होता था. तो ये क्या होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट. एंड सारी की सारी जितनी भी पावर थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, और वो कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से उन पावर्स को ले भी सकती थी. जो थोड़ी बहुत जितनी भी वहाँ बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दी हुई थी, तो कभी भी वो ले सकती थी. कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या था, वहाँ पे पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था. लेकिन 1993 के बाद कुछ चेंजेस आए थे, और इन चेंजेस के आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर्स का डिवीज़न किया गया, और बेल्जियम के अंदर जो यूनिटरी सिस्टम है उसको चेंज करके फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया था. श्रीलंका में लेकिन जो यूनिटरी सिस्टम है वो कंटिन्यू रहा. इस बार बार मैं आपको यूनिटरी और फेडरल सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, जो आगे चल के आपका एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड द फेडरल सिस्टम. यूनिटरी सिस्टम में बताया गया है कि जितनी भी सारी पावर हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, वही उन सारी पावर्स को एंजॉय करता है. और श्रीलंका के अंदर तमिल लीडर्स हमेशा फेडरल सिस्टम को लागू करवाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया. वहाँ पर जो सिंघला कम्युनिटी है उन्होंने अपनी वहाँ पर जो मेजोरिटेरियनिज्म की गवर्नमेंट बना रखी थी. नाउ द क्वेश्चन इज़ हियर व्हाट इज़ फेडरलिज्म. अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की. संघवाद या फेडरलिज्म होता क्या है. पहली बात तो आपके माइंड में ये हो जानी चाहिए, अगर फेडरल वर्ड आ गया तो इट मीन्स डिवीज़न ऑफ द पावर. डिवीज़न ऑफ द पावर ये 2 लेवल्स में भी हो सकता है और 3 लेवल्स में भी हो सकता है. तो 2 लेवल्स तो हो ही गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, और अगर थर्ड टायर भी बना रखा है तो थर्ड टायर होगा वो लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है, जो कि हमारे इंडिया में है. हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम के भी आगे चल के डिवीज़न हो जाएंगे, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. लेकिन फ़िलहाल हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म. Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country. ये various constituent unit का यहाँ पे इसलिए various word यूज़ किया गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट तो होती है, साथ में लोकल गवर्नमेंट के में भी पावर डिवीज़न होता है. ये फेडरलिज्म कहा जाता है.
और इसमें फेडरेशन के बारे में कहते हैं 2 लेवल होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरे कंट्री को संभालता है, पूरे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है। और दूसरा बता दिया है वो होता है वो स्टेट लेवल होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट के सारे एडमिनिस्ट्रेशंस को संभालती है। और जो दोनों ही लेवल होते हैं वो अपने अपने पावर को इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं। यहाँ पर बेटा एक मैप भी दिया हुआ है और ये मैप में क्या है कि ये देखो, ये नीचे क्या 192 कंट्रीज़ में से ओनली 25 के पास पॉलिटिकल फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम का जितना ये रेड कलर दिखा रखा है उन सब के अंदर क्या है, ये है फेडरल सिस्टम। यहाँ पर पावर डिवीज़न है। पावर डिवीज़न भी 2 तरह का है, एक होल्डिंग पावर डिवीज़न, पावर होल्डिंग फेडरेशन सिस्टम, और सेकंड इज़ कमिंग फेडरेशन सिस्टम। तो हम दोनों का नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये देखो, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है कौन कौन से कंट्री में यहाँ पर पावर डिवीज़न है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म। सेकंड क्वेश्चन इज हियर, डिफरेंस बिटवीन फेडरल सिस्टम एंड द यूनिटरी सिस्टम। जो फेडरल सिस्टम होता है, ये देखो, अब सबसे पहले तो यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम दिया हुआ है फेडरल की बजाय। यूनिटरी में क्या होता है, देयर कैन बी ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई लेवल 1 भी हो सकता है, लेवल 2 भी हो सकते हैं और लेवल 3 भी हो सकते हैं। मतलब फर्स्ट 1 टायर, 2 टायर और 3 टायर, 3 टायर तक हो सकता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड टायर होगा वो फर्स्ट टायर के ही सबॉर्डिनेट रहकर काम करते हैं। जैसा मैंने आपका बेल्जियम में बताया कि 1993 में बेल्जियम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी हुआ करती थी, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल थी। तो इसका मतलब क्या था कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती थी, स्टेट गवर्नमेंट के अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती थी। तो यही होता है यूनिटरी सिस्टम। और उसके साथ साथ अगर 1993 के बाद वहाँ की बात करते हो, वहाँ पर फिर क्या था, एक और गवर्नमेंट बना दी थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको थर्ड टायर कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या था, बाद में तो पावर डिवीज़न अच्छे से कर दिया गया था, उसको फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आपका एक क्लियर हो जाता है कि कैन बी ओनली 1 लेवल और द मोर लेवल, बट सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट क्या होती है, डिपेंडेंट, उसके प्रति निर्भर होती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या है, अब सेकंड आ जाता है कि भाई आपने यहाँ तक तो यूनिटरी का किया, यहाँ पर आप कर रहे हो फेडरल सिस्टम का। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है और उस पावर को वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होती। उसको वो कोई भी काम करती है, कोई भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो उसमें उसको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं देना होता है। दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने लोगों के प्रति आंसरेबल होती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लोगों के प्रति आंसरेबल और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे सेंटर के लोगों के प्रति आंसरेबल। तो कोई किसी के प्रति आंसरेबल नहीं होता। दिस इज़ द डिफरेंस। अगर इसका नेगेटिव करते हो तो ये एक पॉइंट यहाँ यूनिटरी सिस्टम में भी जुड़ जाएगा। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अभी यहाँ पे 7 दी हुई है, आपको कोई 5 करनी है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं कि भाई फेडरल सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट लेवल तो मैंने आपको बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं। 2 लेवल कौन से, सेंटर और स्टेट। और 2 से ज़्यादा की अगर बात की जाए तो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, जैसे हमारे इंडिया में या बेल्जियम में। तो वहाँ पर भी ये 2 से ज़्यादा लेवल हो सकते हैं। तो ये फीचर क्लियर हुई। सेकंड क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। कि अलग अलग जो गवर्नमेंट होती है वो सेम सिटीजन पे गवर्न करती है, सेम सिटीजन पे प्रशासन करती है। कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो तो पूरे देश के ऊपर कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसी का ही एक पार्ट है स्टेट। तो स्टेट क्या करते हैं, स्टेट अपने स्टेट के लोगों पर जो है वो रूल करती है, गवर्न करती है। हम एग्जांपल लेते हैं हरियाणा का, तो हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उसका सारा चार्ज वो सीएम के हाथों में है। लेकिन हम सेंटर का भी एक पार्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर गवर्न करती है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये कह रहे हैं लेकिन हर एक का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपना अपना न्यायालय होता है, अपने अपने न्याय होता है, अपने अकॉर्डिंग वो फैसले लेते हैं।
स्पेसिफिक मैटर्स में, जैसे कि लेजिस्लेशन मतलब टू मेक द लॉ को बनाना, कानून बनाने में, टैक्स लगाने में या एडमिनिस्ट्रेशन करने में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो जुरिस्डिक्शन है किसी भी लेवल का जुरिस्डिक्शन वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ऐसे किसी ने अपनी मर्ज़ी से अपने जुरिस्डिक्शन नहीं बना रखा, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। और so the existence of the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। इसका मतलब क्या हो गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड कोई भी रूल लागू किया जाता है तो कोई भी उसका अपोजिशन कर सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट है। 3 फीचर्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द फोर्थ इज फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई भी चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई भी एक लेवल उसमें चेंज नहीं कर सकता। उसमें क्या होता है, उसके लिए उस चेंजेस के लिए दोनों लेवल की कंसेंट ज़रूरी है, दोनों लेवल की सहमति ज़रूरी है। कंसेंट क्या होता है? उसका एग्रीमेंट, उनकी सहमति। तो दोनों लेवल की रजामंदी ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, court have power to interpret the constitution and power to different level of the government। कोर्ट के पास, अदालतों के पास ये पावर होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको यूज़ करने का, उसको इंटरप्रेट करने की अगर ताकत है तो वो कोर्ट के अंदर होती है। तो कोर्ट जो है मतलब अगर मान लिया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है तो दूसरी पार्टी या कोई भी दूसरे लोग उसका ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो ऑब्जेक्शन कहाँ उठाते हैं? वो कोर्ट में उठाते हैं। मतलब कोर्ट ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा साधन है जिससे लोग अपोजिशन करेंगे और उनकी बात को सुना जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? हाईएस्ट कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक एम्पायर का काम करता है। अगर झगड़ा किसी के भी बीच में हो, किसी भी लेवल में हो, चाहे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे स्टेट के बीच में हो, किसी भी लेवल के में हो, या फिर चाहे पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में हो, तो भी कोर्ट ही सुनता है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सबको मानना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज, नाउ दिस इज 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ ऑलरेडी रिटन हेयर, एंड सिक्स्थ, source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। कहते हैं रेवेन्यू के सोर्सेज हर लेवल के अपने अपने होते हैं, हर एक ने अपने अपने टैक्स लगा रखे हैं लोगों पर, तो वो अपने अपने टैक्स लेते हैं जो उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करते हैं। इससे ही उनके पास पैसा आता है और उसी पैसे से वो दूसरे खर्चों पर लगाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में करना है, सैलरी देनी है या और भी कोई भी फंड देना है, कहीं पर ग्रांट देनी है, तो वो वहीं से दी जाती है। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी कहाँ से पूरी हो पाती है? उनकी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू से, रेवेन्यू लगाकर ही वो अपना पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट वन, फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? एक तो क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो एक चीज़ क्या बता दी है, अगर मान लिया एक नंबर का क्वेश्चन भी इन्हीं में से निकाला जाता है तो वो भी आप इनमें से कर सकते हो। और उसके बाद देखो भाई क्या कहना है कि भाई सुरक्षा करना है और प्रमोट करना, क्या? देश की एकता को, देश के अंदर जो यूनिटी है उसको बनाए रखना और उसको आगे बढ़ाने का काम किसका होता है? फेडरल सिस्टम का। फेडरल सिस्टम का है कि भाई देश के अंदर कोई भी झगड़ा ना हो, लोगों में बंटवारा ना हो। सेकंड काम क्या होता है इसका? सेकंड होता है एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। जो क्षेत्रीय विभिन्नता है, जो अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग सोच विचार, जो डिफरेंट टाइप हैं, उनको एक बनाए रखना, ये भी काम किसका होता है? ये फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है। तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स भी हमने कर लिए हैं। आप इससे पॉइंट में यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ तक। उसके अलावा आगे कह रहे हैं कि भी ठीक है, 2 एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म।
गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे पावर शेयर करने के लिए एग्री हो जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो उससे झगड़े हो जाते हैं। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट टू ईच अदर एंड दैट वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और इसमें ये होना चाहिए कि दोनों सरकारों को, 2 हैं या 3 लेवल हैं, उनको एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट करना जरूरी है। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट पे या लोकल गवर्नमेंट पे आपस में उनका ट्रस्ट, उनका विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट। अगर एक अच्छी सरकार है, एक अच्छा सिस्टम है फेडरल सिस्टम, तो उसकी 2 चीज़ें मुख्य होती हैं, उसमें 2 चीज़ जरूर देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी होती है? पहला तो है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, और दूसरा है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि एक दूसरे के साथ रहने का समझौता। तो ये 2 चीज़ें होती हैं उसके अंदर। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड? कि फेडरेशन जो बनती है, जो अभी हम फेडरलिज्म वर्ड जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, वो फेडरेशन कैसे बनती है, वो कौन से 2 रूट हैं, 2 रास्ते हैं, 2 तरीके हैं जिनके आधार पर फेडरेशन बनाई जाती है। तो ये कह रहे हैं द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। अगर एक फेडरेशन या दूसरे फेडरेशन की बात करते हो तो देखो दो तरह के फेडरेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि हर फेडरेशन लेवल पे यहाँ पर जो पावर डिवीज़न है सेंटर और स्टेट में वो अलग अलग होता है। अगर कमिंग टुगेदर में बात करते हो तो सेंट्रल स्टेट में पावर का जो पावर है वो अलग है, और अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग पावर हैं। Balance depend mainly on the historical context in which the federation was formed. There are 2 kinds of the routes through which federation have been formed. First kind is here. पहली काइंड कौन सी है? पहली काइंड क्या बताया कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं ताकि वो एक बड़ी यूनिट बनाए और इकट्ठे हो जाते हैं, यानी सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको मैं एग्जांपल अगर दूँ, मान लिया ये हमारे पास ये 5 उंगलियां एक अंगूठे समेत, तो ये पाँचों के पाँचों क्या हैं? ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं और वो कम टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं टू मेक द बिगर फॉर्म, एक बड़ी पावर बन जाते हैं। लेकिन सबके पास अपनी अपनी अलग अलग पावर होती है। वो रीज़न क्या होता है ये इकट्ठा होने का? ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी को पूल कर सके, अपनी प्रभुसत्ता, अपनी जो पावर डिसीजन है उनके पास, डिसीजन मेकिंग पावर, उसको वो आगे बढ़ा सकें। एज वेल एज रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए अपनी सिक्योरिटी कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, इसलिए वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज, ऐसे ही अगर एग्जांपल लिया जाए तो कहाँ पर है? यूएसए के अंदर, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आप मैप में चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी जो फेडरेशन होती है उसमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है, सारे मजबूत होती हैं, पावरफुल होती हैं, और वो क्या बनाती है? वो भी एक फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। तो क्लियर हो गया है कि ऑल द पावर्स, ऑल द स्टेट्स, इट मीन्स ऑल स्टेट्स हैव देयर ऑन आइडेंटिटी एंड इक्वल पावर। ये क्लियर हो गया है। ये है फर्स्ट रूट। और फर्स्ट रूट कौन सा हमने डिस्कस किया अभी? वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और सेकंड रूट जो हम अभी डिस्कस करेंगे दैट इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है? ये लार्ज कंट्री होता है जिसमें पावर डिवीज़न हो जाता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम का एग्जाम्पल है। इंडिया और बेल्जियम का एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पर कौन सी है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी एक बड़ी यूनिट को डिवाइड करके छोटी यूनिट्स में बदल देना। तो ये होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। हाँ, इतना डिफरेंस ज़रूर होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हाथ में ज़्यादा पावर दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में उसके कंपैरिजन के लेस पावर्स दी जाते हैं।
Very often different constituent unit of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ एक ऐसी यूनिट्स है जिनको कुछ स्पेशल पावर दे दी जाती है. क्या क्या कौन कौन से ऐसे, जैसे हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है, या फिर जम्मू कश्मीर को जैसे पहले क्या मिली हुई थी, आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग उनको भी कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई थी, तो वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं. ये अलग से एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन. जुरिस्डिक्शन क्या होता है? द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी. एक एरिया, जिस एरिया पर किसी की अपनी कानूनी अधिकार होता है, उसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन. एरिया may be defined in the terms of geographical boundary or in terms of the certain kind of subjects. तो ये कहते हैं हम जोग्राफिकल बाउंड्री के आधार पर एरिया को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब या फिर यूपी, महाराष्ट्र, ये क्या, ये जोग्राफिकल बाउंडेशंस हैं और इनके बाउंड्रीज़ हैं और इनकी अपनी अपनी क्या है, ये जुरिस्डिक्शन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. इंडिया को कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके अकॉर्डिंग हम इसको एक फेडरल कंट्री कहते हैं. फेडरल कंट्री मतलब यहाँ पर कैसे पावर शेयरिंग है, किन किन को कितनी पावर दी गई है, सेंटर को, स्टेट को कैसे पावर मिली हुई है. तो कोई तो बेस बना रखा होगा जिस बेस पे हम यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. हाउ इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, तो यही हमें डिस्कस करना है. कहते हैं कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी डाइवर्सिटी को मैनेज करने में. लेकिन हमारा इंडिया तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो वास्ट कंट्री है और यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन और रीजन्स है. इसको कैसे मैनेज किया गया, कैसे अकोमोडेट किया गया. और व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, हमारे देश में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे किए गए हैं. ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से. इंडिया में पहले इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था, लेकिन एक बहुत ही पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन हुआ था 1947 में. और 1947 के पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद ही हम इंडिपेंडेंट हो पाए थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन पाया था, जो 1950 में लागू किया गया था. 1950 में इसको लागू कर दिया गया था. उसके इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे इंडिया में, यानी कि 565 रियासतें थी जिनको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था. और जिसमें 562 को तो हम यूनाइट कर पाए थे, लेकिन 3 के ऊपर तो बड़ा दिक्कत चली थी. तो ये कह रहे हैं कि भाई बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स. हम राज्यों में बांट दिया गया था हमारे इंडिया को. बट जो वर्ड फेडरेशन है उसको यूज नहीं किया गया था, संघवाद को यूज नहीं किया गया था. लेकिन हमारी जो इंडियन यूनियन है, जो भारतीय संघ बनाया गया, वो फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग काम कर रही थी. ठीक है, फेडरलिज्म वर्ड यूज़ नहीं किया गया था. ठीक है, हम 7 फीचर्स के बारे में फिर से यहाँ पर कहते हैं कि 7 फीचर्स में क्या कहा गया है कि वही चीज़ें लागू की जाती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई थी, मेंशन की हुई हैं. क्योंकि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चाहे सीएम है, पीएम है, कोई एमएलए, एमपी या कोई भी इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है तो उसका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता. एज वेल एज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो तो वो यूनियन ऑफ इंडिया है, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है. थर्ड टायर है फेडरलिज्म में, जिसको जोड़ दिया गया है, जो पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़ है. और पंचायती राज सिस्टम में दोनों ही आते हैं, पंचायत भी और म्यूनिसिपलिटीज़ भी. म्यूनिसिपलिटीज़ शहरों में होती हैं, छोटे और बड़े शहरों में, और पंचायत होती है गाँव के अंदर. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. ये तो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाहे छोटा लेवल है, चाहे कोई बड़ा लेवल है, हर लेवल पे अपना अपना जुरिस्डिक्शन है. गांव है तो गांव में सरपंच होता है और सरपंच ही फैसले लेता है जो उसके कंट्रोल तक होते हैं. और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर दिया गया है जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर है. तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट ऐसी क्या चीज़ है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि इंडिया एक क्या है, फेडरल कंट्री है, तो वो है यूनियन लिस्ट. मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट का जिक्र कर रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. तो ये क्या होता है, इनके अंदर कौन से रूल बनाए जाते हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं. तो एक होता है, ये है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री. अगर देश की सुरक्षा का बात आती है तो वो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है. फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी.
उसके साथ साथ एटॉमिक एनर्जी भी इसी में इंक्लूड की जाती है। और ये वो लिस्ट है जो यूनिफॉर्म पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है, पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी लागू की जाती है, सेम टाइप ऑफ। यूनियन गवर्नमेंट अकेले इसमें ला बना सकती है एंड 97 सब्जेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये हो गया यूनियन लिस्ट। इसका मतलब पावर डिवीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर्स दे रखी हैं कुछ स्पेशल मुद्दों पे। सेकेंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वे सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो स्टेट और लोकल इम्पॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। कॉमर्स होता है ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है, व्यापार और वाणिज्य। तो ये इसके कुल मिला के 66 सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। थर्ड वन कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, ये कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं दोनों ही गवर्नमेंट के, यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट के मिले जुले काम होते हैं जिसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। एजुकेशन दोनों का काम है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन गोद लेना, सक्सेशन, उत्तराधिकार। तो ये मुद्दे भी ये कंकरेंट लिस्ट में डाले गए हैं। दोनों ही गवर्नमेंट इस पे ला बना सकती हैं। जो इस सब्जेक्ट लिस्ट में जो मेंशन किए हुए हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर, वो उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स पे दोनों ही सरकार इन पे कानून बनाती है। लेकिन अगर किसी कानून पे इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया उसी को माना जाता है। द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। नेक्स्ट लिस्ट, एक और लिस्ट है, वो जब इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा इंडिया तो तब उसको इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन बाद में कुछ सब्जेक्ट्स बचे थे तो उन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करने के लिए एक लिस्ट बना दी थी, वो थी रेजिडुअरी लिस्ट। तो ये जो रेजिडुअरी लिस्ट बनाई, रेजिडुअरी लिस्ट में रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स को डाला गया था। रेजिडुअरी क्या हुआ, जितने भी बचे कुचे सब्जेक्ट्स थे जो मुद्दे थे उन सबको उसमें डाल दिया गया। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इसके जैसे और भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको इस रेजिडुअरी लिस्ट में डाला गया था। तो फोर्थ आ जाता है आपका रेजिडुअरी लिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन, फिफ्थ इज, ये जो यहाँ पर जो स्पेशल पावर बता रखी है जम्मू कश्मीर के बारे में बताई हुई है, क्योंकि पहले था ऐसा, तो यहाँ पर आप प्रीवियसली लिख देंगे कि प्रीवियसली पहले ऐसा होता था, जस्ट नाउ अभी ये नहीं है, ये रूल नहीं है, इस रूल को ख़त्म कर दिया गया है कि भाई वहाँ जो होल्डिंग टुगेदर है उस होल्डिंग टुगेदर में भी सारी इक्वल पावर नहीं दी जाती। ऑल द इक्वल पावर्स आर नॉट गिवन टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। All states in the Indian unity do not have the identical power. Some states enjoy special power. Some like the Jammu Kashmir has its own constitution. अब पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। हमारे जो पूरे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता था। बहुत सारे प्रोविज़न्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो उन पर लागू नहीं होते थे, यानी कि हम ना कोई वहाँ जाकर ज़मीन खरीद सकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। एज वेल एज इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। कह रहे जो यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस नहीं था वो उसको वहाँ पर ज़मीन खरीदने का अधिकार या घर खरीदने का अधिकार नहीं था, और अब ये सारे रूल ख़त्म कर दिए गए हैं। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के अलावा कुछ और स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल पावर्स और भी दी हुई हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हैं। नेक्स्ट वन इज़ सिक्स्थ, कुछ है और हमारे इंडियन यूनियन में कुछ ऐसी यूनिट्स बना रखी हैं जिनके पास बहुत ही कम पावर है। तो बहुत ही कम पावर है तो हम यहाँ बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरीज़ की बात कर रहे हैं। जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो ना तो अपने आप में एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज़, तो यूनियन टेरिटरीज़ क्या है, वो ना तो अपने आप में एक स्टेट है, ना उसके पास स्टेट जैसी पावर्स हैं, और ना ही उसको स्टेट में इंक्लूड किया जा सकता। टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, वो इतनी छोटी होती है जिससे वो अपने आप में एक स्टेट नहीं बन सकती, इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकती, एंड विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद एनी अदर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ऑलरेडी जो स्टेट्स हैं उनमें उसको शामिल भी नहीं किया जा सकता। ये कौन कौन से बताए हैं, जो 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में बता रहे हैं।
तो ये जो टेरिटरीज़ हैं इनके पास अपनी स्टेट जितनी पावर नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसके सारे रूल रेगुलेशन को चलाने की पावर होती है, दिल्ली को छोड़ के। जो दिल्ली है, दिल्ली का अपना सीएम बना हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा काम संभालती है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन का या सारा जो भी वर्क है वो पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमी का कोई भी वर्क है वह सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालती है। तो ये हो गया आपका 6th पॉइंट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि दोनों में पावर बटी हुई है। ये किसके अकॉर्डिंग बटी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेस क्या बना रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सारा लिखित है तो कोई भी इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता। इट्स नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जितना जो पावर डिवीज़न कर रखा है उस पावर को यूनिलेटरली चेंज नहीं किया जा सकता। वो हम फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी बदलाव अगर कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो वो कोई भी एक लेवल ऑफ द गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। एनी चेंज to it has to first passed by both of the houses of parliament with at least 2/3 majority। कहते हैं अगर कोई भी रूल बदलना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, और उनके बाद प्रेसिडेंट का कंसेंट, प्रेसिडेंट का भी सहमति होना ज़रूरी है, उनका भी साइन होते हैं। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट हाउसेज में वो पास होता है, कोई भी बिल होता है, फिर जो है और वहाँ दोनों हाउसेज की 2/3 मेजोरिटी का होना ज़रूरी है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। यानी टोटल स्टेट्स, जितने टोटल स्टेट्स हैं उनमें आधे से ज़्यादा, हाफ, एटलीस्ट हाफ, कम से कम आधे ऐसे सरकार हैं या ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर उसको रेटिफाइड होना ज़रूरी होता है, उसको मतलब वेरीफाइड होना है, वहाँ से भी उनको कंसेंट मिलना ज़रूरी है, तभी उस बिल को पास किया जाता है, तभी वो लॉ बनता है। पहले बिल होता है, बिल जब पास हो जाता है तो उसको वो लॉ बन जाता है। नेक्स्ट जो है जुडिशियरी सिस्टम। तो जुडिशियरी सिस्टम भी हमारे इंडिया का ऐसा है जो इंडिया को फेडरल सिस्टम बना रहा है। यानी कि अगर किसी की पावर का वायलेशन होता है, चाहे स्टेट है, चाहे पीपल है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो कोई भी अगर पावर वायलेशन कर रहा है, उनके राइट वायलेशन कर रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं कि भाई उनको वो अधिकार नहीं दिए जा रहे, अगर किसी के अधिकारों को छीना जाता है। तो जुडिशियरी भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अलग अलग लेवल्स पे। 3 लेवल ऑफ द जुरिस्डिक्शन हमने पढ़े भी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न एंड प्रोसीजर्स। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविज़न और प्रोसीजर्स हैं, अगर उनका ओवरसीइंग होता है, ओवरसीइंग मतलब अगर उनका वायलेशन होता है, उनका डिसोबेइंग होता है, उनको माना नहीं जाता, तो जुडिशियरी अपना रोल प्ले करती है। जुडिशियरी उसमें इंटरफेयर करती है। झगड़े हो जाते हैं किसी के भी बीच में, तो उनके में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन सुनाती है। चाहे यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी झगड़े हो जाते हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो भी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही उस डिसीजंस को लेता है और अपने फैसले को सुनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? इंडिया में फेडरलिज्म को यूज़ कैसे किया जा रहा है? पावर शेयरिंग तो हमने आपको बताई कि पावर शेयरिंग तो होती है। यहाँ पे सेंटर स्टेट को अलग अलग पावर दे रखे हैं, लिस्ट बना रखी हैं, और सेंटर को 97 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, काम दिए हुए हैं। स्टेट को 66 है और कुछ उनका मिला जुला काम है जो उन दोनों को निभाने होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन वो यूज़ कैसे कर रहे हैं फेडरलिज्म को, अपनी पावर्स को यूज़ कैसे कर रहे हैं? Constitution provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient। कह रहे हैं कि भाई अगर फेडरलिज्म को अच्छे से किसी देश में लागू करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का होना, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे रूल रेगुलेशन बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ये भी सफिशिएंट नहीं है। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट, खाली कॉन्स्टिट्यूशन को के अंदर लिख देने से काम नहीं चलता, वो फॉलो भी करने होते हैं। किसी भी पेज के ऊपर कोई वर्ड लिखने से या कोई रूल लिखने से अपने आप लागू नहीं हो जाता, उनको फॉलो भी करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ता है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को।
If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid our constitution provisions. अगर हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, रीजनल डाइवर्सिटी को ख़त्म किया जा रहा है, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारा इतना बड़ा संविधान है और संविधान में लिखा हुआ है तो ये सारा फेडरल सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी सेटअप है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके कारण यहाँ पर फेडरलिज्म लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक में सबको इक्वल पावर मिली हुई है, फ्रीडम मिला हुआ है, बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है फेडरलिज्म कंटिन्यू काम कर रहा है। दिस एंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर became a shared ideal in our country. And we will discuss according to the topics or the concepts. कह रहे हैं कि भी ठीक है, इनके लिए कुछ अलग और मेजर वेज लिए गए हैं जो हमारे इंडिया में है। एक तो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के आधार पर भी फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया है। तो कैसे किया गया है? इंडिया में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए सबसे पहले, और ये सबसे पहला टेस्ट था हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया। जैसे महाराष्ट्र, तो वो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था, लैंग्वेज के आधार पर ही बनाया गया था। जहाँ पर किसी एक लैंग्वेज को बोलने वाले ज़्यादा थे तो वहीं पर डिमांड रखते कि हमारा एक अलग से स्टेट बना दिया जाए। जैसे कि बेल्जियम में तमिल वाले डिमांड रख रहे थे। तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जर्नी 1947 से शुरू हुई और 2006 तक का, क्योंकि ये बुक जब से पब्लिश हुई है तो तब का ये दिखा रखा है। बाकी आगे कह रहे हैं कि भाई चेंजेस तो आए हैं, मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वेनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, एरियाज बाउंड्रीज एंड थीम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। जो पुराने स्टेट थे उनको हटा के उनकी जगह पे नए स्टेट बना दिए गए, या उनको डिवाइड करके नए स्टेट बना दिए गए। जैसे अभी पीछे बना था महाराष्ट्र, उसका ये जो है तेलंगाना, और दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों को डिवाइड कर दिया गया। पहले तेलंगाना तो था ही नहीं, आंध्र प्रदेश था। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। झारखंड बना था, उत्तराखंड बना था, या फिर ये जो है छत्तीसगढ़ बना था। तो ऐसे करके अलग अलग स्टेट्स जो है वो बने हैं, मतलब नए स्टेट्स बना दिए गए थे, और जो ओल्ड स्टेट्स हैं वो वैनिश होने लगे थे। सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेसिस ऑन कल्चर, एथनिसिटी और द जोग्राफी। सबके सब जो है वो उस पर नहीं बनाए थे, सारे के सारे लैंग्वेज के आधार पर भी नहीं बनाए थे वो, बल्कि कुछ स्टेट तो ऐसे भी बनाए थे जो कल्चर एक जैसे कल्चर वाले जो पर्सन थे उनके अकॉर्डिंग स्टेट बना दिया था, या उनकी एथनिसिटी या फिर ज्योग्राफी। दिस इंक्लूड द स्टेट। कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये वो स्टेट्स थे जो उनके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग उनको बना दिया गया था। जब स्टार्टिंग में डिमांड रखी गई थी कि भी स्टेट्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बना दी जाए, तो इस बात का अपोजिशन हुआ था। सबने इस बात का विरोध किया था कि नहीं, अगर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को बना दिया गया तो इससे जो नेशनल यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो नेशनल लीडर थे उन्होंने कहा कि इट वुड लीड टू द डिसइंटेग्रेशन ऑफ द कंट्री, कि इससे देश का विभाजन हो जाएगा, देश के अंदर एकता नहीं रह पाएगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी लिंग्विस्टिक स्टेट्स का अपोजिशन किया था। रेसिस्टेड क्या होता है? अपोजिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं मान रहे थे कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि उनको बनाने पड़े थे वो स्टेट से। तो उसके बाद क्या था, ये जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब हो पाया था। ये मतलब इससे डिसइंटेग्रेशन ऑफ द कंट्री नहीं, बल्कि इससे देश के अंदर ज़्यादा यूनिटी आ गई थी, देश में अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होने लगा था। तो ये मतलब क्या था, जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया वो सक्सीड रहा। कौन सा था वो? लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सीड रहा था। और उसके बाद क्या है, दूसरा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? वो था लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी का सेकंड टेस्ट था ये इंडियन फेडरेशन में। अब एक और बात थी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो
नेशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किसी भी मतलब हिंदी जो है उसको उन्होंने वो नहीं दे रखा था, उसको नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया हुआ था। हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, हिंदी को सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर मान रखा था कि हाँ ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि मदर टंग जो है हिंदी, वो उसमें सिर्फ 40% ऐसे इंडियंस थे जो उसको बोल रहे थे, यानी साउथ की तरफ तो कोई बोल ही नहीं रहा था इसको, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में हिंदी को ज़्यादा बोला जाता था। इसलिए इसके सेफ गार्ड और इसकी प्रोटेक्शन, मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 40% अगर हिंदी को बोल रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको भी सेफ गार्ड मिले, उनको भी प्रोटेक्शन मिले। अब हिंदी के अलावा फिर बाकी 21 ऐसी भाषाएं हैं थी जिनको शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया गया था। अगर आप नोट देखते हो तो नोट पे भी कई लैंग्वेजेस में मतलब अगर 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस में उसमें आता है। सारी की सारी 22 की 22 लैंग्वेजेस तो उसमें यूज़ नहीं की गई हैं, और आप चेक कर लेना कितनी उसके अंदर लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। यानी हिंदी को इम्पॉर्टेंस देने के साथ साथ 21 और भाषाओं को इम्पॉर्टेंस दी गई थी, और इन भाषाओं को क्या कहा गया? शेड्यूल्ड लैंग्वेज। यानी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड लैंग्वेज, कि वो हिंदी की 22 भाषाओं को जिनको रिकॉग्निशन मिला था कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। और वो नेक्स्ट पेज पे दे भी रखा है कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं। कैंडिडेट अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन का, यूपीएससी का, किसी का भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन का कोई भी एग्ज़ाम दिया जा रहा है, तो उसके एग्ज़ाम में उन सभी लैंग्वेजेस को शामिल किया जाता है जिनको वो चूज़ करेगा। इंग्लिश तो है ही है, इंग्लिश के साथ साथ जो उसने अपनी रीजनल लैंग्वेज अडॉप्ट की है, मतलब उसने उसको चूज़ किया है, उसमें भी वो जवाब दे सकते हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दी गई। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। कुछ एक ऐसी सरकार हैं वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में भी काम कर सकती हैं, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग बता रखा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, श्रीलंका में तो ऐसा नहीं हो पाया था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम किया हो, वहाँ पर तो मेजोरिटेरियनिज्म लागू किया था। तो हमारे देश के जो लीडर्स थे उन्होंने बड़ी ही सावधानी से हिंदी को यूज़ करने का तरीका अपनाया कि हिंदी को कैसे यूज़ किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश का यूज़ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए रख दिया गया था, लेकिन ये कह दिया कि हाँ पहले जो इंग्लिश यूज़ होती है वो 1965 तक ही हो पाएगी, 1965 के बाद इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज में के रूप में यूज़ नहीं किया जाएगा। कई ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट थे जिन्होंने ये डिमांड रखी कि नहीं इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए, जैसे साउथ के। तो साउथ के क्या थे? वो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट्स थे और उन्होंने ये डिमांड रखी कि नहीं भाई इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिलनाडु में तो वायलेंट फॉर्म हो गया था, वहाँ पर तो इतना बड़ा दंगा हो गया था जिससे मतलब मारकाट हो गई थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज़। तो सरकार को फैसला लेना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये फैसला लिया गया था। मतलब सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम, इंडिपेंडेंस के बाद ये दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया लैंग्वेज पॉलिसी पर। कई ऐसे क्रिटिक्स थे जो ये मानते थे कि हाँ भाई इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स इस बात को फेवर कर रहे हैं, इस बात को का पक्ष ले रहे हैं। द प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी ऑफिशियल पॉलिसी और दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनका ये मानना था, कुछ लीडर्स का, कुछ आलोचकों का ये मानना था कि नहीं हिंदी कंटिन्यू रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब माना गया था। प्रमोशन डजेंट मीन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। अब कह रहे हैं प्रमोशन ऐसे नहीं हो पाता कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर थोप सके हिंदी को जहाँ पर बोली नहीं जाती थी। फ्लेक्सिबिलिटी का दिखाना बहुत ज़रूरी था और इससे देश के अंदर जो श्रीलंका जैसी सिचुएशन है वो नहीं हो पाई। श्रीलंका जैसी सिचुएशन को अवॉइड करने का यही तरीका था कि जो लोग कह रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बार बार डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड को मानना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस कारण से हमारे इंडिया में सिविल वार नहीं हो पाया जैसे श्रीलंका के अंदर सिविल वार हो गया था। तो इसका मतलब क्या है, दो एक्सपेरिमेंट हुए, दोनों ही सक्सीड रहे। पहला किया था लिंग्विस्टिक पॉलिसी का
लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, और सेकंड क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी का। इसका मतलब अच्छे से फेडरलिज्म लागू हो पाया। अब थर्ड कह रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं। थर्ड में क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या हो रहा है कि भाई सेंटर स्टेट रिलेशन को बनाने का एक तरीका है, वो है सिर्फ और सिर्फ फेडरलिज्म। क्यों? फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट आर ऑल्सो डन फॉर पावर शेयरिंग in reality depends to a large extent of how the ruling parties and the leaders follow this arrangement। अब कॉन्स्टिट्यूशन पे तो लिख दिया कि भाई ये पावर शेयरिंग है, लेकिन रूलिंग पार्टीज और लीडर उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं वो उस पर भी डिपेंड करते हैं। लंबे टाइम तक तो ऐसा रहा कि सेम पार्टी अगर ने सेंट्रल स्टेट में रूल किया था, तो जब एक सेंट्रल स्टेट में जब दोनों ही जगह पर एक ही पार्टी रूल कर रही है तो रूल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग काम ना करके वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करे। कहने को तो यहाँ पर फेडरल सिस्टम था, लेकिन इस तरीके की हो गई एक सरकार, एक ही पार्टी के आने के बाद जैसे यूनिटरी सिस्टम हो, ये हो गया था। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर दोनों में अलग अलग पार्टीज रूल करे, मान लिया अब जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी हैं, तो अब दोनों जगह पे हरियाणा में और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जगह पे बीजेपी है, तो हरियाणा में जो हमारा सीएम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हर बार पूछता है, उनकी जहाँ कहीं मीटिंग रैली होती है तो हर बार उनके साथ रहता है, उनके अकॉर्डिंग काम करता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे यूनिटरी सिस्टम होता है वैसे ही वो काम कर रहे हैं। दिखाने को चाहे वो कुछ भी दिखा दे, लेकिन काम यूनिटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों पे अलग अलग पार्टीज़ का रूल आ जाता है, जैसे कि हरियाणा में अलग आ गया या सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस का आ गया हो, तो उसमें क्या हो जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पार्टी के राइट्स को या उनकी पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करती हैं। और ये हुआ भी था ऐसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर को दबाया जाए, अंडरमाइन किया जाए। उन दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती थी, मिसयूज़ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। पहले वो कर सकती थी, जो उसकी राइवल पार्टीज़ थी तो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकती थी। उस टाइम पे ऐसा था कि अपनी पावर को वो यूज़ करती थी, और इससे फेडरलिज्म की स्प्रिट, जो फेडरलिज्म वर्ड है, जो पावर शेयरिंग है, वो स्मूथन तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद भी कुछ चेंजेस आए 1990 में एक ऐसी सरकार बनने लगी जिसमें अब पावर की क्या अंडरमाइनिंग नहीं होती थी। वो कौन सी, जैसे कॉलिशन गवर्नमेंट बनने लगी। एक किसी भी पार्टी को जब मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिल पाती वो तो तब जो है उसको अदर पार्टीज़ उनके साथ जुड़ जाती हैं और उनको वोट मिल जाती है, जिससे वो मेजॉरिटी में आ जाते हैं। तो ये होती है कॉलिशन गवर्नमेंट। क्वेश्चन भी बनता है, साइड में दे भी रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिशन गवर्नमेंट? गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एट लीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूजुअली पार्टनर्स इन कॉलिशन फॉर्म ए पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम। यानी कि वो जो पार्टीज आ जाती हैं वो पार्टी उनके साथ जुड़ती हैं, छोटी पार्टियां, और मेजर पार्टी उनके साथ बाउंडेड हो जाती है, उनकी मर्जी भी उनको माननी पड़ती है। नेक्स्ट वन, दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इससे एक नया दौर आ गया, एक नया कल्चर आ गया था पावर शेयरिंग का। मतलब इससे चाहे मर्जी हो चाहे ना हो तो पावर शेयरिंग करनी पड़ी थी। एंड दिस, ये सिचुएशन सिर्फ तभी आती है जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज़ का रोल आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सेम पार्टी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन 1990 के बाद, 1990 के बाद कॉलिशन गवर्नमेंट बननी स्टार्ट हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन हो गया था। तो इससे क्या हो गया, ये भी जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो भी कामयाब हो गया। तो इससे हम कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो गया था। कैसे यूज़ किया गया था? लिंग्विस्टिक पॉलिसी बनाई थी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई थी, लैंग्वेज पॉलिसी बनाई थी जो कामयाब रही। और तीसरा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के जो झगड़े आ रहे थे, जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें भी 1990 के बाद ख़त्म हो गई थी। दीज आर 22 लैंग्वेजेस, ये 22 भाषाएं हैं, शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं।
और इनमें सारी परसेंटेज भी दी हुई है, कितने कितने पर्सन यहाँ पे है। संस्कृत का तो नील है, नो कोई नहीं बोलने वाला है, बाकी सबकी परसेंटेज यहाँ पर दी हुई है। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है, मतलब कि पावर का जो विकेंद्रीकरण है वो कैसे है। पावर बटी हुई है, सारी पावर एक के हाथ में नहीं है, तो वो किस तरीके से है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसे है, स्टेट का कैसे है, और लोकल गवर्नमेंट का किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन भी बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये कह रहे हैं कि हमने फेडरल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, और जो 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट हमारे कंट्री में डिस्कस किया गया है, बल्कि 2 नहीं है, यहाँ 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट है। इतना बड़ा देश है, तो ये 2 टायर्स में तो इसको प्रॉपर तरीके से रन नहीं किया जा सकता। 2 लेवल से सारी जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको काबू में नहीं किया जा सकता। जो डाइवर्सिटी है वो एकोमोडेट नहीं हो सकती। तो हमारे इंडियन स्टेट्स ने जो है वो इतनी बड़ी हैं, जैसे यूरोप के देश जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उतने बड़े तो हमारे यहाँ के इंडियन स्टेट्स है। तो ये जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यूपी है, यूपी रसिया से बड़ी है, महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है इनकी पॉपुलेशन। तो इस तरीके से इतने बड़े हमारी स्टेट्स को देखते हुए, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखते हुए लोकल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई थी। तो इसलिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी हो गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन। जब कुछ पावर्स को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। व्हेन सम पावर्स आर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट and given to local government, that is called decentralization। ये जो आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन का, इससे कुछ लेवल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं जो लोकल लेवल के हैं, वो अच्छे तरीके से सेटल हो गए। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होने के बाद, डिसेंट्रलाइजेशन होना मतलब पावर पंचायत को मिल जाना, पावर म्यूनिसिपैलिटी को मिल जाना। ये होने के बाद जो लोकल लेवल के जितने भी मुद्दे थे वो बेस्ट सेटल्ड होने लगे, अच्छे तरीके से निपटाना शुरू हो गया था। लोगों को अच्छी नॉलेज है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, अपने अपनी लोकेलिटी के, अपने अपने गांव के जो पंच सरपंच बनते हैं वो लोगों को जानते भी हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन झगड़ा कर सकता है, किसको कैसे हैंडल करना है, तो ये गांव वालों को पता होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें या स्टेट गवर्नमेंट उसको अच्छे से नहीं निपटा सकती है। उनको अच्छे आइडिया होते हैं कहाँ पर कौन सा पैसा खर्च करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसके अलावा लोकल लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसी के अकॉर्डिंग, मतलब लोकल लेवल ही उसको पूरा कर सकता है। तो नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी। तो कई ऐसे अटैम्प्ट किए गए जिससे शहर या गांव के अंदर पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया था। तो क्या क्या किया गया है वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड अर्बन एरियाज़ वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स। अब ये कह रहे हैं कि भी गांव और म्यूनिसिपैलिटी जो शहरों के अंदर होती हैं तो वो हर स्टेट में सेटअप की गई थी। हर स्टेट में गांव बने, हर स्टेट के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ बना दी गई, और उसके बाद डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले तो क्या था, पहले तो ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर दे दिए गए। लेकिन और ना तो उस टाइम पे इलेक्शन रेगुलरली हो पाते थे, तो हर 5 साल में इलेक्शन नहीं होते थे। मर्जी आए 8 साल में करवाए, मर्जी आए 4 साल में करवाए, जब भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो इलेक्शन करवाते थे। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर या रिसोर्स नहीं थे, ना तो कोई संसाधन था जिससे वो अपना खर्चा कर सके, ना कोई उनको पावर दी गई थी। तो कुछ चेंजेस किए गए थे 1992 के बाद, कुछ बदलाव किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस अमेंडमेंट के बाद जो 3rd लेवल है, 3rd लेवल को कुछ पावर्स दी गई थी। कौन कौन सी पावर दी गई थी, आपके ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, या ये क्वेश्चन भी बन रहा है, व्हाट मेजर स्टेप्स टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए थे। सबसे पहला क्या लिया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ज़रूरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि भी रेगुलर इलेक्शन होंगे हर 5 साल में। कौन से लेवल पर, लोकल बॉडीज़ में, मतलब पंचायत के भी होंगे और म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शन होंगे हर 5 साल में। ये कब किया गया है, 1992 के बाद।
दूसरी बात क्या है, स्टेट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज, seats are reserved in the elected bodies and executive head of this institution for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward class. अब क्या था कि भाई कुछ जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, मतलब जो म्यूनिसिपलिटीज़ या पंचायत है, उसमें कुछ सीट्स को रिज़र्व किया गया SC, ST और OBC के लिए. उनको भी स्पेशली किसी इलेक्शन में कभी SC की सीट आ जाती है, कभी BC की आ जाती है, कभी OBC की या कभी वीमेन की आ जाती है. तो ऐसे ये दूसरा प्रोविज़न डाल दिया गया. तीसरा क्या कि भाई 1/3 ऑफ द ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर द वीमेन, यानी 33% रिजर्वेशन वो औरतों को दे दिया गया था. नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन. हर स्टेट के अंदर एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट का ना किसी का. क्या बनाया गया, वो बनाया स्टेट इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग. तो ये क्या है, यही पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को दे दी गई. तो ये हो गया नेक्स्ट प्रोविज़न. नेक्स्ट वन, स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरी हो गया कि भाई वो अपनी कुछ पावर्स को और अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज को लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करे. ये बिल्कुल श्योर कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. और इससे पावर शेयरिंग ठीक है, वो स्टेट टू स्टेट अलग है, किसी स्टेट में कितना ही लोकल गवर्नमेंट को पावर दी हुई है, कहीं पर कितना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया. अब लास्ट में क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 पे कि रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या है, या एक्सप्लेन पंचायती राज सिस्टम एट द लोकल एट द रूरल लेवल एज वेल एज इन द अर्बन लेवल. गांव और शहर दोनों की जो सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो आ जाता है एक, तो ये भी आ जाता है व्हाट इज़ पंचायती राज. पंचायती राज इट मीन्स रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द नेम ऑफ पंचायती राज. इस ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ हो गया है. हर गांव में हर ग्रुप ऑफ द विलेजेस जो हर स्टेट के अंदर है, उनके अंदर होती है क्या, एक ग्राम पंचायत होती है. हर गांव के अंदर एक ग्राम पंचायत. इट इज़ द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स. इस काउंसिल में अलग अलग वार्ड मेंबर होते हैं, बहुत सारे वार्ड मेंबर इसमें शामिल, जिनको पंच कहा जाता है. जैसे गांव के अंदर अलग अलग मोहल्ले या अलग अलग वार्ड बना दिए जाते हैं और उनके अलग अलग क्या बनते हैं, पंच बनते हैं. एड प्रेसिडेंट और सरपंच, एक अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति नहीं है, इसका मीनिंग है अध्यक्ष, मतलब जिसको हम गांव में सरपंच बोलते हैं, यानी पंच और सरपंच बना दिए जाते हैं. डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो भी गांव की जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो ही उसको इलेक्ट करते हैं, पंच और सरपंच. डिसीजन एंटायर विलेज का सारा डिसीजन, जो भी कोई झगड़े होते हैं, सारा वही जो लेवल बनाया है जो गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट, वही उसको निपटाती है. पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा. तो ये ग्राम सभा के अंडर काम करती है. गांव के जितने भी वोटर्स होते हैं उनको ग्राम सभा का मेंबर कंसिडर किया जाता है. ऑल द वोटर्स ऑफ इन द विलेज आर इट्स मेंबर. ग्राम सभा भी पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा एंड हु आर द मेंबर ऑफ इट. इसके मेंबर कौन होते हैं, इसके मेंबर होते हैं सारे वोटर्स, ऑल द वोटर्स जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, वो इसके ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat. ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए, उसके काम को देखने के लिए और ग्राम पंचायत के एनुअल बजट को अप्रूव करने के लिए भी कि हाँ इसने ठीक काम किया है, वो भी पूरा करने के लिए जो ग्राम सभा है वो 2 या 3 बार मीटिंग करती है साल में. 2 या 3 बार चेक करती है कि ग्राम पंचायत प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है. तो ये कौन होते हैं, ग्राम सभा, यानी जो एडल्ट पर्सन है, जो वोटर्स ऑफ द विलेज हैं, वो सारे चेक करते हैं ग्राम पंचायत के काम को और उसकी परफॉर्मेंस को. लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया रूरल लेवल, हमने विलेज लेवल किया, हमने विलेज लेवल किया है, विलेज. तो विलेज लेवल में क्या हो गया, पंच और सरपंच आ गए हैं. दूसरा लेवल कौन सा आ जाता है, वो चला गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड ए पंचायत समिति. तो दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या आ जाता है यहाँ पे, ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक समिति और द मंडल। दूसरा लेवल जो इससे ऊपर है उसमें कुछ पंचायत, ग्राम पंचायत का ग्रुप बन जाता है और वो क्या बनते हैं, वो बनते हैं पंचायत समिति, और या फिर उसको ब्लॉक कहें या फिर उसको मंडल कहें। मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। जितने पंचायत मेंबर होते हैं उस एरिया के, वही इसके मेंबर को इलेक्ट करते। किसके? पंचायत समिति के। पंचायत समिति के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए जितने भी पंचायतें बनी होती है, जितने पंच और सरपंच बने होते हैं, वही वोट डालते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जितने भी पंचायत समिति या जितने भी मंडल हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर क्या बनाती है, वो जिला परिषद। थर्ड आ जाता है जिला। भाई ये लेवल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही है, लेकिन वो थर्ड क्या बनता है, जिला परिषद का बनता है, जिला परिषद। यानी कि पहला हो गया लेवल पंचायत, ग्राम पंचायत। फर्स्ट लेवल इज़ ग्राम पंचायत, सेकेंड लेवल इज़ block smiti, and third level is Jila Parishad. Most members of Jila Parishad are elected members of Lok Sabha and MLAs of that district, and some other officials of other district level bodies are also its member. कौन कौन शामिल होता है जिला परिषद में? जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो सारे लोकसभा के मेंबर मतलब सारे एमपीज़, जितने भी एमपीज़ हैं उस एरिया के, वो सारे इसके मेंबर, सारे एमएलए इसके मेंबर, और जितने भी जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं, अदर ऑफिसर्स उस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वही जिला परिषद का हेड माना जाता है। मतलब इसका हेड क्या होता है, वो होता है चेयरपर्सन। जो चेयरमैन जो होता है वो जिला परिषद का हेड माना जाता है। ये तो हो गया गांव की बात। अब हम बात कर रहे हैं लोकल लेवल ऑफ द अर्बन एरियाज़। अब हम शहरों की बात करते हैं। शहरों में क्या होती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। अब म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी अलग अलग बता दिया, बड़े शहर और छोटे शहर होते हैं, बिग सिटीज़ और स्मॉल सिटीज़ हैं। वहाँ पर क्या है, जैसे बिग सिटीज़ हैं वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जैसे नगर निगम जिसको कहा जाता है, नगर निगम। और म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो भी, उनमें के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, यानी कि उनके अंदर भी जो एमसी होते हैं उनको बनाया जाता है, मेंबर ऑफ द कमेटी। और जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन है वही उनका हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है वो होता है मेयर। दोनों का अलग अलग बता दिया मैंने। यानी कि जो म्यूनिसिपल जो छोटे लेवल की है म्यूनिसिपैलिटी, उसके हेड जो होता है वो होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और जो बड़े शहरों के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है उसको कहा जाता है मेयर। एक एक नंबर के क्वेश्चन भी यहाँ आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ये जो गवर्नमेंट का नया सिस्टम जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सीड रहा था। तो फ़िलहाल बता दिया गया करीबन 36 लाख ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में काम करते हैं। ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश की बात की जा रही है कि करीबन 36 लाख ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और ये इतने हैं जो अगर दूसरे देशों की पॉपुलेशन की बात की जाए उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो उनको लोकल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया है और इससे हमारी डीपन ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो और ज़्यादा गहराई तक पहुँच गया है, सभी लोगों तक राइट्स मिल गए हैं, उनको पावर मिल गई है। इससे वीमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ गया है, वीमेन को भी पावर मिल गई है। एक और बात मैं अगर आपको बताऊं कि जो लोकल लेवल के जो पंचायत के जितने इलेक्शन होते हैं वहाँ पर सिर्फ वीमेन को 33% सीट रिजर्व की गई हैं, बल्कि लोकसभा या राज्यसभा के जितने और या बाकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इलेक्टेड बॉडी हैं, उनमें किसी में भी वीमेन को 33% रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से लेवल पे वीमेन को पावर
मिली हुई है, रिजर्वेशन मिला हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई इसमें। प्रॉब्लम ये आई कि भी इलेक्शंस रेगुलरली होने लगे थे, भले ही रेगुलरली होने लगे लेकिन ग्राम सभा जो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। गांव के अंदर जो ग्राम पंचायत उसकी देखरेख करने वाली ग्राम सभा भी कुछ गांव के अंदर तो मिलती ही नहीं है, और कुछ अगर मिलती है तो वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। पंचायत जैसा चाहती वैसा करती रहती है। कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट हैं जिन्होंने कुछ स्पेशल पावर लोकल गवर्नमेंट को नहीं दी जो देनी चाहिए, यहाँ भी दिक्कत हो गई है। एंड दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, ना ही उनको एक जैसे समान उनको संसाधन दिए गए, पैसा दिया गया, फंड दिए गए, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ एक यहाँ पर प्रॉब्लम भी आई हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि भी यहाँ ये थर्ड टायर बनाने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और ये वीडियो को कई बार आप देखेंगे जिससे आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।